Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge of Sport. So today in this video आज हम बात करेंगे एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के बारे में और इसकी एम क्या है, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसकी और स्कोप क्या है और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी की क्या इम्पोर्टेंस है. So guys, before I will move forward, I hope you people will like, share and subscribe my channel and please hit the bell icon so that whenever I will upload my next video, you will got the notification. So लेट अस बिगिन. पहले हम बात करेंगे एनवायरनमेंट की, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंटल ज्योग्राफी. सो पहले हम देखेंगे कि जो वर्ड एनवायरनमेंट है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, राइट. सो ओरिजिन जो हुआ है एनवायरनमेंट वर्ड का वो फ्रेंच वर्ड से हुआ है, यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया कह सकते हो. फ्रेंच में एक वर्ड है एनविरॉन जिसका मतलब है सराउंड, घेरना, राइट. सो हम कह सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट है इज एवरीथिंग दैट सराउंड्स और अफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इज कलेक्टिवली नोन एज एनवायरनमेंट. सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो एनवायरनमेंट वो है जो हमारे चारों ओर है, जो ऑर्गेनिज्म को घेरे रखता है और उसके लाइफ स्पैन में जितने वक्त वो पृथ्वी पे रहता है उसको अफेक्ट करता है, उसके आसपास की चीज़ें, वो एनवायरनमेंट है. यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें घेरे रखती है, हमारे चारों ओर है, वो एनवायरनमेंट है. नाउ मूविंग फर्दर, जियोग्राफी. जियोग्राफी जो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, मेनली दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफो. कहीं ग्राफीन भी कहते हैं, इट्स अप टू यू आपने क्या लिखना है. जियो का मतलब होता है अर्थ एंड ग्राफो का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन. सो जो लिटरल मीनिंग निकलता है जियोग्राफी का, दैट इज़ डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का वर्णन, उसको हम जो है जियोग्राफी कहते हैं. और जो टर्म है ज्योग्राफी ये दी थी एराटोस्थेनेस ने, और फादर ऑफ ज्योग्राफी भी एराटोस्थेनेस को कहा जाता है. नाउ वी हैव आवर मेन टॉपिक दैट इज़ एनवायरमेंटल ज्योग्राफी. Environmental geography is the study of systematic description of different components of environment and interaction of man with these components. कहने का क्या मतलब है कि जो environmental geography है वो systematic study है किसकी, description of different components of environment. environment के जो different components होते हैं उसकी systematic study और उन्हीं कंपोनेंट्स का मैन के साथ क्या इंटरेक्शन है, क्या रिलेशन है, इसको हम स्टडी करते हैं एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के अंदर, राइट. सो मूविंग फर्दर, हमारे पास है एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल ज्योग्राफी. एम क्या है, उद्देश्य क्या है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी का. सो फर्स्ट है टू क्रिएट अवेयरनेस, लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाना, देन नॉलेज मिले, then land conservation, then technical skills, then make people aware about sustainable development and rescue from natural and man-made disasters, and last है हमारा motivation for saving environment and conservation of resources. So these are some aims and objectives of environmental geography. So moving further, ये हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल जियोग्राफी. क्षेत्र क्या है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के. पहला आता है हमारे पास इकोसिस्टम. इकोसिस्टम क्या होता है कि एन इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर कंसिस्टिंग ऑफ कम्युनिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स एंड फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बोथ इंटरैक्ट एंड एक्सचेंज मटेरियल बिटवीन देम. इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम क्या है, जो बायोस्फीयर होता है, बायोस्फीयर होता है जहाँ पे आपका हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमोस्फेयर, ये चारों होते हैं, यानी ये तीनों जो है मिलते हैं उस एरिया, उस जंक्शन को हम कहते हैं बायोस्फीयर. सो जो इकोसिस्टम है वो स्ट्रक्चर्ड और फंक्शनल यूनिट है बायोस्फीयर का, जिसमें क्या आता है, कम्युनिटी ऑफ लिविंग बींग्स, डिफरेंट लिविंग बींग्स आती हैं और फिजिकल एनवायरनमेंट आता है. यानी कि इकोसिस्टम में क्या आता है, एक तो ह्यूमन लिविंग बींग्स आएंगे और दूसरा आपका फिजिकल एनवायरनमेंट. दोनों ही क्या करते हैं, आपस में मटेरियल को चेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, राइट. एनवायरनमेंट है वो अपने रिसोर्सेज ह्यूमन बीइंग को देता है, ह्यूमन बीइंग जो है वो अपने जो कंट्रीब्यूशन है वो एनवायरनमेंट को देता है, राइट.
यहाँ पे क्या होता है, मैन और एनवायरनमेंट का जो है, मैन और एनवायरनमेंट का बेसिकली इंटरेक्शन होता है, वो मटेरियल चेंज करते हैं एक दूसरे के साथ। नाउ फिर है हमारा इकोसिस्टम फंक्शन। इकोसिस्टम फंक्शन में क्या है, इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे फॉरेस्ट है, आपका कोल है, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, वाटर है, एयर है। So it is the capacity of natural processes and components to provide goods and service that satisfy human needs either directly or indirectly। यानी कि ये नेचुरल जो प्रोसेसेस होती हैं और जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो अपने गुड्स, अपनी वस्तुएं, अपनी सर्विसेज जो है किसको प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमन बींग्स को। ह्यूमन बींग्स को देते हैं अपने जो है रिसोर्सेज, या तो डायरेक्टली देंगे या इनडायरेक्टली देंगे। बट नेचर क्या है ह्यूमन बींग का, ह्यूमन बींग इज़ बिकमिंग रियली ग्रीडी। सो जो सेटिस्फैक्शन है ह्यूमन बींग को नेचुरल रिसोर्सेज से, वो है ही नहीं। सो इकोसिस्टम फंक्शन में क्या होता है, मेनली जो नेचुरल जो चीज़ें होती है, नेचुरल जो प्रोसेसेस होती है, वो अपनी सर्विसेज जो है ह्यूमन बींग को देती है, या तो डायरेक्टली देगी या इनडायरेक्टली देगी, राइट। सो मूविंग फर्दर, हमारे पास है टेम्पररी चेंजेस इन इकोसिस्टम। थर्ड स्कोप है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी का, टेम्पोरल चेंजेस इन इकोसिस्टम। अब क्या है कि जो इकोसिस्टम है वहाँ पे क्या होता है कि छोटे छोटे चेंजेस, टेम्पररी चेंजेस होते रहते हैं। जैसे टेम्पोरल चेंजेस आर अ टाइप ऑफ चेंजेस दैट विल अकर ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम which allows or affect stability of ecosystem। ये क्या करती है, ये अफेक्ट करती है स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम को और हैबिटेट। फॉर एग्जांपल प्लांट्स सच एज ट्रीज। एग्जांपल के तौर पर जैसे यहाँ पे दिया है, जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, वो ग्रो करते हैं, मैच्योर होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, एज्ड यानी कि एज्ड हो जाते हैं, एंड डाई, फिर मर जाते हैं। तो इससे क्या होता है, दिस कॉज सॉइल टू बिल्ड। इससे क्या होता है, जो सॉइल है वो बनती है और इरोड होती है, राइट। नाउ सेकेंड है हमारे पास स्पेशल इकोलॉजिकल चेंज, स्पेशल इकोलॉजिकल चेंज। स्पेशल इकोलॉजिकल चेंज में क्या होता है कि एरिया जो है, एक पर्टिकुलर जो एरिया होता है वही चेंज हो जाता है। नाउ कैसे, देखते हैं। द स्पेशल इकोलॉजिकल चेंजेस caused due to natural factors such as floods, tsunami and earthquake। जो स्पेशल इकोलॉजिकल चेंज आते हैं, जो स्थानिक जो इकोलॉजिकल जो चेंज आते हैं, वो किस वजह से होते हैं, नेचुरल फैक्टर्स की वजह से। जैसे कि फ्लड्स आ गया, कहीं सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, तो क्या होता है, जो एरिया होता है वो कम्प्लीटली जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो नेचुरल वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो जाता है, और जो रिकवरी है वो काफ़ी लेट होती है, उसको काफ़ी टाइम लगता है उस पर्टिकुलर एरिया को वापस उसी रूप में आने के लिए। सो उसको हम कहते हैं स्पेशल इकोलॉजिकल चेंज। नाउ मूविंग फर्दर, हमारे पास अब है ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, जो कि स्कोप है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी का। अगेन, global environment problems. So, the climate crisis is accelerating at an unprecedented rate, and we are not ready for it. While the crisis has many factors that play a role in its exacerbation, there are some that want more attention than others. अब क्या है कि ग्लोबल एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स, ग्लोबली अगर हम देखें तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट क्राइसिस है, उसी तरह से ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनमें हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे फूड वेस्ट, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बच्चे माल न्यूट्रिशन से जो है ग्रस्त होते हैं। दैन बायोडाइवर्सिटी लॉस पे फोकस करना चाहिए, प्लास्टिक पॉल्यूशन पे फोकस करना चाहिए। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो हमें उस पर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो प्लास्टिक है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है वो सब्सटेंस है। एंड डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई, इन चीज़ों पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए ग्लोबली, जो हमारी ग्लोबल जो प्रॉब्लम्स हैं। नाउ हमारे पास सेकंड है एनवायरमेंटल हैज़र्ड डिज़ास्टर। हैज़र्ड क्या होता है, पहले मैं आपको बता देती हूँ। हैज़र्ड होता है कोई भी ऐसे सब्सटेंस, कोई भी ऐसी थिंग जो कि पोटेंशियल रखती है कि वो डिज़ास्टर ला सकती है, वो
हार्म कर सकती है ह्यूमन बींग को, उसको हम कहते हैं हैज़र्ड. नाउ सी, an environmental hazard is an event which has a potential to threaten the surrounding natural environment or adversely affect people health, including pollution, natural disasters such as storms and earthquake. So इसी में यही बताया गया है कि जो environmental hazard है वो एक ऐसा event है जिसमें potential है कि वो threat कर सकता है अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को और अफेक्ट कर सकता है ह्यूमन हेल्थ को, है ना, और पॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है, नेचुरल डिज़ास्टर ला सकता है जैसे कि स्टॉर्म है, अर्थक्वेक्स हैं. इसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल हैज़ार्ड डिज़ास्टर. नाउ मूविंग फर्दर, हमारे पास अब है मैन एंड एनवायरमेंटल प्रोसेसेस. हम जानते हैं जो मैन है और एनवायरमेंट है वो क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड है, इंटरडिपेंडेंट है. So man and environment are interrelated. The environment influences the life of human beings and also human beings modify their environment. क्या करता है कि environment जो है वो influence प्रभावित करता है human beings की life को, right? या तो directly या indirectly. एंड जो ह्यूमन बीइंग भी है अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट्स के अकॉर्डिंग क्या करता है, एनवायरनमेंट को चेंज करने की कोशिश करता है अपनी ग्रोथ को इंक्रीज़ करने के लिए, चाहे वो इकोनॉमिक्स ग्रोथ हो, सोशल ग्रोथ हो, राइट, उसको ग्रो करने के लिए जो है एनवायरनमेंट को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. नाउ हमारे पास सेकंड है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड पॉल्यूशन. एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड पॉल्यूशन, अब ये क्या है? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज द डिटेरोरेशन ऑफ एनवायरमेंट थ्रू डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज सच एज एयर, वाटर एंड सॉइल. जब हम सॉइल को, एयर को, वाटर को, इन सभी रिसोर्सेज को जो है पॉल्यूट करते हैं, डिग्रेड करते हैं, तब होता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. The destruction of ecosystem, habitat destruction, the extraction of wildlife, pollution. जब नेचुरल हैबिटेट जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तब जो एनवायरनमेंट है वो हमारा डिग्रेड हो जाता है. दैट वी कॉल्ड एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन एंड पॉल्यूशन. नाउ मूविंग फर्दर, ये हमारा लास्ट स्कोप है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी का, दैट इज़ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, राइट. सो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट क्या है? ये ऑफर करता है रिसर्च एंड ओपिनियंस ऑन यूज़ एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. हमने नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह से जो है यूज़ करना है, किस तरह से प्रोटेक्ट करना है हैबिटेट को, किस तरह से हैज़ार्ड को कंट्रोल करना है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आती है आपके एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में, कि हम जो है हज़ार्ड डिज़ास्टर ना आए, एनवायरनमेंट डिग्रेड ना हो, उससे ही पहले हम कुछ ऐसे स्टेप्स ले लें जिससे वो जो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन है, पॉल्यूशन है, वो चीज़ें कम हो जाए, उसको हम एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कहते हैं. नाउ मूविंग फर्दर, हमारे पास अब है इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल ज्योग्राफी. अब ज़रूरत क्या है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी की? फॉर नेचुरल बैलेंस पहला, सेकंड है फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट को मैनेज करने के लिए. देन फॉर ह्यूमन प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, बिकॉज ह्यूमन बीइंग को रहना तो अर्थ पे ही है, तो ह्यूमन प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट के लिए जो है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर सॉल्विंग ह्यूमन क्यूरियोसिटी, जो ह्यूमन बीइंग है उसके पास एक ऐसी पोटेंशियल है कि वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कर सकता है, उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको जो है आंसर करने के लिए हम एनवायरमेंटल ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. देन फॉर ह्यूमन वेलफेयर है, देन सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस, एंड देन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन और रिसर्च के लिए जो है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो ये कुछ पॉइंट्स है जो बताते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल ज्योग्राफी. सो guys, that's all for today, and thank you so much for watching, and please do like, share and subscribe, and please hit the bell icon so that whenever I will upload my next video you will got the notification. So that's all for today. Bye and take care.